मंगोलियाई स्टेपीज बहुत बड़े और कठोर, जहां एक महान साम्राज्य का जन्म हुआ। इन घास के मैदानों से ऐसे लोग उभरे जो अपनी घुड़सवारी और तीरंदाजी के लिए मशहूर थे। 13वीं शताब्दी में चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों का उदय हुआ। तेजी से बढ़ते हुए उन्होंने पूरे एशिया पर कब्जा कर लिया। उनका साम्राज्य प्रशांत महासागर से पूर्वी यूरोप तक फैला हुआ था। चंगेज खान के पोते कुबलई खान को यह विशाल साम्राज्य विरासत में मिला। कुबलई खान एक चतुर शासक और एक कुशल सैन्य रणनीतिकार थे। वे अपने दादा की विरासत का विस्तार करना चाहते थे। उन्होंने एक ऐसे विश्व का सपना देखा था जो मंगोल शासन के अधीन एक हो। कुबलई खान ने चीन में अपनी शक्ति को मजबूत किया, युआन राजवंश की स्थापना की और खानबालिक, आधुनिक बीजिंग को इसकी राजधानी बनाया। शक्ति के इस केंद्र से उन्होंने अपनी नजर पूर्व की ओर, जापान के द्वीपीय राष्ट्र की ओर कर दी। (1274) में कुफोर्सेई खान ने जापान पर अपना पहला आक्रमण शुरू किया। मंगोल और कोरियाई जहाजों का एक दुर्जय बेड़ा, जिसमें हजारों योद्धा सवार थे, कोरिया से रवाना हुआ। उनका लक्ष्य त्सुशिमा आइलैंड, जो जापानी मुख्य भूमि के लिए एक स्ट्रेटेजिक कदम था। मंगोल आक्रमण बल अपनी सैन्य श्रेष्ठता पर भरोसा करते हुए एक तेज जीत की उम्मीद कर रहा था। उन्होंने जापानी रक्षकों के दृढ़ संकल्प को कम करके आंका। समुराई, जापान का योद्धा वर्ग, त्सुशिमा के समुद्र तटों पर मंगोल इन्वेजनकारियों से मिला। हालांकि संख्या में कम होने के बावजूद समुराई ने पूरे दृढ़ निश्चय के साथ लड़ाई लड़ी। उनकी तलवारें प्राचीन परंपरा की आग में जाली, मंगोल ब्लेड से टकरा गईं। लड़ाई घंटों तक चली, इस्पात, रक्त और विरोध के नारों की एक अराजक लड़ाई। त्सुशिमा आइलैंड कोरिया और जापान के बीच त्सुशिमा जलडमरू मध्य में स्थित है। लंबे समय से एक स्ट्रेटेजिक नियंत्रण बिंदु रहा है। इसके स्थान ने इसे आसियाई मुख्य भूमि और जापानी द्वीप समूह के बीच समुद्री यातायात के लिए एक प्राकृतिक प्रवेश द्वार बना दिया। सदियों से त्सुशिमा ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, व्यापार और दुर्भाग्य से संघर्ष के लिए एक सेतु के रूप में कार्य किया। जापान के आसपास के समुद्रों पर हावी होने की मांग करने वाली किसी भी शक्ति के लिए त्सुशिमा पर नियंत्रण महत्वपूर्ण था। कुफोर्सेई खान ने इसे पहचाना और दोनों इन्वेजनों में आइलैंड को निशाना बनाने के उनके फैसले से इसके स्ट्रेटेजिक महत्व का पता चलता है। मंगोलों के लिए त्सुशिमा एक कदम था, एक अग्रिम आधार था जहां से जापानी मुख्य भूमि पर अपना हमला शुरू किया जा सके। जापानियों के लिए त्सुशिमा रक्षा की पहली पंक्ति थी, आक्रमण के खिलाफ एक बुलवर्क। भाग 5, कामिकाजे, प्रकृति का प्रकोप या दैवीय इंटरवेंशन। जैसे ही पहला आक्रमण हुआ, एक तूफान, जिसे जापानी में कामिकाजे या दिव्य हवा के रूप में जाना जाता है, त्सुशिमा जलडमरू मध्य में बह गया। तूफान ने मंगोल बेड़े को बिखेर दिया, कई जहाजों को डुबो दिया और बचे लोगों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। घटनाओं के इस अप्रत्याशित मोड़ ने जापान को विजय से बचा लिया, कम से कम कुछ समय के लिए। कामिकाजे का जापानी मानस पर गहरा प्रभाव पड़ा। कई लोगों ने इसे दैवीय इंटरवेंशन के संकेत के रूप में देखा, इस बात का प्रमाण कि देवताओं ने स्वयं जापान को इन्वेजनकारियों से बचाया। इस विश्वास ने बदले में जापानी दृढ़ संकल्प को मजबूत किया और मंगोलों के प्रति उनके प्रतिरोध को बढ़ावा दिया। कामिकाजे, प्रकृति की एक शक्ति, जापानी पहचान के साथ जुड़ गई, उनके लचीलापन और ईश्वर के साथ उनके विशेष संबंध का प्रतीक। भाग 6, दूसरा आक्रमण, इस्पात और दृढ़ संकल्प का टाइफून। कुफोर्सेई खान ने 1274 के झटके से बेपरवाह होकर और भी बड़ा आक्रमण बल इकट्ठा किया।
1281 में यह विशाल बेड़ा, जिसमें मंगोल, कोरियाई और चाइनाई जहाज शामिल थे, एक बार फिर जापान के लिए रवाना हुए। मंगोल अपने पिछले अनुभव से सीखकर जल थल युद्ध की चुनौतियों के लिए बेहतर तरीके से तैयार थे। वे जापानी तट के साथ कई बिंदुओं पर उतरे, अपनी बड़ी संख्या के साथ रक्षकों को पराजित करना चाहते थे। हालांकि जापानी तैयार थे। उन्होंने पहले आक्रमण के बाद से 7 वर्षों का उपयोग अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किया था। तटीय किलेबंदी में सुधार किया गया था और मंगोल खतरे का मुकाफोरसा करने के लिए नई रणनीति विकसित की गई थी। समुराई, हालांकि अभी भी संख्या में कम थे, अपनी मातृभूमि की मृत्यु तक रक्षा करने के लिए दृढ़ थे। भाग 7, त्सुशिमा की लड़ाई, कलचुरियों और नौसैनिक शक्ति का टकराव। त्सुशिमा की लड़ाई दूसरे मंगोल आक्रमण के दौरान एक महत्वपूर्ण संघर्ष त्सुशिमा जलडमरू मध्य के संकरे पानी में हुआ। मंगोल बेड़ा विशाल लेकिन सामान्य चुनौतियों से बाधित एक जापानी सेना का सामना करना पड़ा, जो छोटी लेकिन तेज और अधिक कुशल थी। जापानी जहाज इस क्षेत्र की तेज धाराओं और अप्रत्याशित मौसम के लिए डिजाइन किए गए ने अपने विरोधियों को कमजोर करने के लिए मारो और भागो की रणनीति का उपयोग करते हुए मंगोल बेड़े को परेशान किया। लड़ाई कई दिनों तक चली, आग, तीरों और हुक की एक अराजक लड़ाई। जापानी समुराई, कुशल तलवारबाज और धनुर्धारी मंगोल जहाजों पर सवार हुए, जो भयंकर हाथापाई में शामिल थे। मंगोल, हालांकि शुरुआत में कुछ मुठभेड़ों में सफल रहे, ने खुद को द्ररहजी जापानी रक्षकों द्वारा हारते हुए पाया। भाग 8, हार की विरासत, मंगोल अभिमान, जापानी दृढ़ संकल्प। जापान पर मंगोल आक्रमण विफलता में समाप्त हुआ। भयंकर जापानी प्रतिरोध, सामान्य चुनौतियों और 1281 के विनाशकारी कामिकाजे तूफान का संयोजन शक्तिशाली मंगोल युद्ध मशीन को भी पराजित करने के लिए बहुत अधिक साबित हुआ। इन्वेजनों का दोनों एम्पायरों पर गहरा प्रभाव पड़ा। मंगोलों के लिए हार ने एक महत्वपूर्ण मोड़, एक दर्दनाक याद दिलाया कि उनकी शक्ति पूर्ण नहीं थी। अभियानों के वित्तीय और सैन्य दबाव ने युआन राजवंश को कमजोर कर दिया, जिससे अंततः उसका पतन हो गया। जापानियों के लिए मंगोल इन्वेजनों को पराजित करने ने उनकी राष्ट्रीय पहचान की भावना और अपने भाग्य में उनके विश्वास को मजबूत किया। जीत ने समुराई की स्थिति को जापान के रक्षक के रूप में मजबूत किया और एक योद्धा संस्कृति के विकास को बढ़ावा दिया, जिसने आने वाली सदियों तक जापानी समाज को आकार दिया। दागी। भाग 9, जापानी संस्कृति में कामिकाजे। हवा से प्रतीक तक, कामिकाजे दिव्य हवा जिसने मंगोल हार में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जापानी संस्कृति में गहराई से जड़ गई। यह एक मौसम संबंधी घटना से गोडीय सुरक्षा, राष्ट्रीय पहचान और बाद की शताब्दियों में प्रचार के एक उपकरण के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में विकसित हुआ। कामिकाजे राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बन गया। जापान के लचीलापन और एक गोडीय रूप से संरक्षित राष्ट्र के रूप में इसकी विशेष स्थिति की याद दिलाता है। बाहरी खतरों के खिलाफ एक जंग का नारा राष्ट्रीय संकट के समय इसे लागू किया गया था। हालांकि कामिकाजे की प्रतीकात्मक शक्ति का एक स्याह पक्ष भी था, क्योंकि बाद में 20वीं शताब्दी में जापानी विस्तारवाद और सैन्यवाद को सही ठहराने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। भाग 10, अतीत की झलक, त्सुशिमा और जापान का आकार देना। जापान पर मंगोल आक्रमण और विशेष रूप से त्सुशिमा आइलैंड की छाया में लड़ी गई लड़ाइयों ने जापानी इतिहास और संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी। वे मानव लचीलापन की शक्ति, युद्ध की अप्रत्याशितता और राष्ट्रीय पहचान को आकार देने में मिथक और प्रतीक के स्थायी प्रभाव के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। इन्वेजनों की विरासत आधुनिक जापान में गूंजती रहती है। त्सुशिमा, जो कभी युद्ध का मैदान था, अब तीर्थ यात्रा का स्थान है।
इसके तट स्मारकों और स्मारकों से युक्त हैं जो वहां लड़ने और मरने वालों के फोर्सिदान की याद दिलाते हैं। कामिकाजे, जो कभी प्रकृति की शक्ति थी, एक शक्तिशाली प्रतीक बनी हुई है जो जापान के अशांत अतीत और उसकी स्थायी भावना की याद दिलाती है।